Dear student, now we are going to discuss one another topic of the Hindu Marriage Act 1955, that is registration of marriage. It is a very important topic under the Hindu Marriage Act. Section 8 deals about the registration of marriage. The first and foremost question arises, what is the objective of the registration of marriage? As the section 8 itself indicated that of the objective of the registration of marriage is to facilitate proof of marriages. Proof of marriage, this both the party are now in position to declare by certain document that they are the husband and wife. जो रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था की गई है वो इसलिए की गई है कि ये सिद्ध हो सके कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का पति या पत्नी है कि नहीं है। ये एक प्रूफ्ड है, एक 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 स्टाम्प पर लिखा गया, एक एक, एक कागज पर लिखा गया एक स्टाम्प है जो कि मैरिज रजिस्टर जो है इसे प्रमाणित करता है कि दे आर द हस्बैंड एंड वाइफ, फलाने फलाने की पत्नी है और फलाने फलाने का पति है। इस बात का प्रमाण बिफोर द कोर्ट एंड बिफोर द सोसाइटी दैट कि दे आर नाउ हस्बैंड एंड वाइफ. As we have already discussed under section 7 of the Hindu Marriage Act, once the ceremonies has been prescribed, that marriage will be declared as a valid marriage. जैसे section 7 clause 1 में हमने देखा था कि ceremony is an essential part of the marriage. Without the ceremony, no marriage can be performed. And second is that if under the ceremony 7 फेरे का रिवाज है, तो जैसे ही 7वां फेरा पवित्र अग्नि के समक्ष दिया जाता है, वो मैरिज वहीं पर कंप्लीट माना जाता है. ये हिंदू मैरिज एक्ट में ये व्यवस्था की गई, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 जैसे ही फॉलो होता है वो विवाह कंप्लीट माना जाता है. सेक्शन 8 चूंकि सेक्शन 7 के बाद है, अतः सेक्शन 8 में ये कहा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो विवाह के रजिस्ट्रेशन को वो का आवश्यक प्रावधान कर सकती है. अगर सेक्शन 8 सब क्लास 1 की वर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो टर्म विच इज यूज्ड हियर दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक ए रूल. मे मींस स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रूल बना भी सकती है, चाहे तो रूल नहीं भी बना सकती है इसके संबंध में. फॉर रजिस्टर्ड गिफ्ट फॉर दिस पर्पज, स्टेट गवर्नमेंट जो है चाहे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में और जैसा भी चाहे वहाँ पर एक मैरिज रजिस्टर रख सकेगी जिसमें कि विवाह के पक्षकारों की आवश्यक एंट्रीज जो है वो दर्ज की जाएगी. कब विवाह हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन सी सेरेमनीज फॉलो हुई, ऑल दिस द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टीज वो जो है इसमें दर्ज की जाएगी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो. सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 यहाँ पर थोड़ा सा इसे कंपल्सरी की तरफ ले जाता है और ये कहता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि जो एंट्रीज है जो विवाह के पक्षकारों के संबंध में, विवाह के संबंध में जो एंट्रीज दर्ज की गई है मैरिज रजिस्टर में, उसे अगर कंपल्सरी बनाना चाहे कोई स्टेट तो चाहे तो इंटायर स्टेट में, अपने पूरे राज्य में या राज्य के किसी एक पार्ट में, एनी पार्ट ऑफ द स्टेट उसे कंपल्सरी बना सकती है. और अगर एक किसी स्टेट ने या स्टेट में, पूरे स्टेट में या उसके किसी पार्ट में से कंपल्सरी बनाया जाता है और वहां पर अगर कोई व्यक्ति इस सेक्शन 8 सब क्लास 2 का वायलेशन करता है तो यहाँ पर बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात है कि वायलेशन होता है तो भी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है 25 रुपए, मैक्सिमम 25 रुपए का फाइन जो है ऐसे पक्षकारों पर लगाया जाता है जो कि इसका वायलेशन किया जाता है करेगा. तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट थी उसकी इच्छा क्या थी कि मैक्सिमम 25 रुपए का जुर्माना जो लगाया गया है वो आज भी 8 में 25 रुपए का ही जुर्माना लगता है. तो कोई भी पक्षकार इस सेक्शन 8 सब क्लास 2 का अनिवार्य पालन क्यों करेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है. तीसरा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट विवाह के रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई नियम कानून बनाती है तो इमीडिएट उसे यहाँ पर स्टेट यानी राज्य की विधानमंडल में स्टेट रजिस्ट्रेशन में तुरंत रखा जाएगा ताकि स्टेट विधानमंडल जो है अपनी अप्रूवल जो है उस मैरिज रूल्स के ऊपर, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के जो रूल्स बनाए गए हैं उस पर अपनी वैलिडिटी प्रदान करें. सेक्शन 8 सब क्लास 4 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें ये कहा गया है कि जो मैरिज रजिस्टर्ड होगा वो
प्रत्येक ड्यूटी आवर में, ज़्यादातर ड्यूटी आवर जो है 10 से 5 जो होता है, रजिस्ट्रार का जो ड्यूटी आवर होता है, वर्किंग आवर होता है, उसमें ये जो मैरिज रजिस्टर्ड है वो हमेशा रखा जाएगा और सभी जनता, सारे लोगों के लिए, यानी इट इज ओपन फॉर ऑल द पब्लिक टू कम एंड इफ वांटेड टू सी दिस रजिस्टर फॉर एनी पर्पजेज, वो इस रजिस्टर को वो देख सकते हैं। देख ही नहीं सकते हैं, अगर उनको चाहिए कि एक सर्टिफाइड कॉपी इस रजिस्टर की मिले जिससे कि प्रूव हो जाए कि फलाने की शादी हुई है कि नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में वो प्रिस्क्राइब फीस जमा करके चाहे तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल सकता है। और ये जो मैरिज रजिस्टर में जो इंट्रीज दर्ज होती है वो फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस, ये जो एडमिसिबल होता है एनी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है, वो अगर विवाह के संबंध में कोई विवाद होता है कि फलाने पत्नी का पति है या पत्नी का पति है या पति की पत्नी है कि नहीं है, तो अगर ये मैरिज रजिस्टर में ये एंट्री दर्ज होगी सेक्शन 8 सब क्लास 4 में, तो ये निर्णायक सबूत माना जाएगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कोर्ट में ये दस्तावेज जो है वो एडमिशन किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन 8 सब क्लॉज 5, इसमें ये कहा गया है इस चाहे तो सेक्शन 8 1 2 3 4 के होते हुए भी, यानी अगर कोई पक्षकार अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है, यानी कि विवाह के पक्षकारों ने अपने विवाह को रजिस्ट्रार के पास जाके सेक्शन 8 का पालन नहीं भी किया है, तो उसकी विवाह की वैलिडिटी पर नो इम्पैक्ट ऑन वैलिडिटी ऑफ मैरिज। किसी भी हिंदू विवाह की अगर वो पर्सनल यानी हिंदू मैरिज के अंतर्गत विवाह किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर सेक्शन 8 1 2 3 4 का पालन नहीं भी किया जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया जाता है, तो भी इसकी वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा। यानी कुल मिला के अगर डिस्कस में कहा जाए तो सेक्शन 7 में जैसे ही सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 और 2 की प्रक्रिया पालन हो जाती है, कोई भी हिंदू विवाह जो है 7 फेरे सेक्शन 7 सब क्लॉज 2 में जैसे ही 7वां फेरा लिया गया, वैसे ही वो विवाह कंप्लीट माना जाता है। पार्टी चाहेगा, यानी कि इट इज वॉलंटरी, पार्टी के ऊपर भी वॉलंटरी है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी वॉलंटरी है कि चाहे तो रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, चाहे तो नहीं बना सकती है। पार्टी के ऊपर भी ये कहा गया है कि पार्टी चाहे तो अपना मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, चाहे तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। इसकी उसकी सेक्शन 8 सब पार्ट में साफ साफ कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराता है तो उसकी वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन 8 के पांचों क्लास जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल। नाउ द क्वेश्चन, वन basic question also arise in this regard: what is the difference between the registration of marriage which is prescribed under section 8 of the Hindu Marriage Act and registered marriage which is prescribed under Special Marriage Act 1954? If you see the difference between these two words, registration of marriage and registered marriage, then marriage registration is the process of formally recording a marriage with the government, while a registered marriage is a marriage that has been legally validated by the government. यानी कि जो विवाह के पश्चात दोनों पक्षकार कोर्ट में जाके जो अपने विवाह को रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसे हम लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, और ये विवाह की वैलिडिटी प्रदान करता है, यानी कि वो मैरिज वैलिड है कि नहीं है इस बात का कंक्लूसिव प्रमाण होता है कि अगर मैरिज रजिस्ट्रार जो है ये स्पेशल मैरिज एक्ट की 1954 के अंतर्गत कोई सर्टिफिकेट इशू करता है। लेकिन जहाँ तक सेक्शन 8 की बात है कि वो विवाह को बस प्रमाण देता है कि अगर राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई रजिस्टर बनाया है तो उस रजिस्टर में इसकी बस एंट्री मार्क की जाती है, जो एक इस बात का प्रमाण होता है कि फलाने की पत्नी या पति है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 114 यानी 114 के अंतर्गत कहा गया है कि अगर इस बात का कोई एविडेंस नहीं, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ है, यानी कोई अदर प्रमाण नहीं है, तो अगर पार्टी ये सिद्ध हो जाए, इट इज प्रूव दैट कोबिटेशन हैज बीन टेकन प्लेस बिटवीन द पार्टी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी कि अगर कोबिटेशन लगातार
प्रूव हो जाता है तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये एविडेंस माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो सेक्शन 8 के कंट्री में है कि एक में कहा गया है कि अगर विवाह का कंक्लूसिव प्रूफ तभी होगा जब मैरिज रजिस्टर में ये दर्ज होगा, जबकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर एविडेंस नहीं भी है तो भी कोविटेशन प्रूफ हो जाता है तो मैरिज जो है रजिस्ट्रेशन मैरिज जो है वो मैरिज मान लिया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कई 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 भारतीय राज्यों ने, भारत के कई राज्यों ने विवाह के रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी भी बनाया है। जैसे कि इस संबंध में अगर महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर विवाह जो है तभी वैलिड माना जाएगा जब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा। यानी कि वहां पर विवाह करने के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन के लिए पक्षकारों को आवेदन करना पड़ता है और अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जबकि कई राज्यों ने, यानी कि अगर 4-5 राज्यों को छोड़ दिया गया है तो ज्यादातर राज्यों ने इसे वॉलंटरली बनाया है, यानी कि कंपल्सरी नहीं बनाया है। पार्टी चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, न चाहे तो इसकी वैलिडिटी पर कोई प्रश्न नहीं लगेगा। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला यानी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इसे कंपल्सरी नहीं बनाया गया है। यानी ये वॉलंटरली है, चाहे तो पार्टी इसे रजिस्ट्रेशन कराए, चाहे तो पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। Dear student, it is now question arise that when the state government has decided to make it compulsory, or if there is a provision under the Hindu Marriage Act section 8 that कि विवाह को रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का जो प्रावधान सेक्शन 8 में बनाया गया है तो फिर पार्टी इसे रजिस्ट्रेशन कराती क्यों नहीं है, एक सवाल। दूसरा सवाल, when the act was enacted in 1955, why it has not made compulsory? यानी कि अगर उसी वक्त अगर पार्लियामेंट कह देती कि सेक्शन 8 में विवाह तभी वैलिड होगा जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, अगर इसे वैलिडिटी प्रदान नहीं की जाएगी, अगर उसी वक्त कह दिया जाता तो सारे विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी हो जाता और आज इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होगा 1955 में जब ये एक्ट इनेक्ट हुआ उस वक्त चाइल्ड मैरिजेज या इलिटरेसी जो है भारत में बहुत बड़े पैमाने पर थी। पार्लियामेंट को ये डर सता रहा था कि अगर आज हम इसे कंपल्सरी कर दें तो भारत में चूंकि इलिटरेसी बड़े पैमाने पर है, चाइल्ड मैरिज बड़े पैमाने पर होती है, अज्ञानता जो है वो भी बड़े पैमाने पर है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे इतने बड़े देश में हर एक विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना संभव नहीं होगा। अतः उस वक्त इसे वॉलंटरी बनाया गया और ये कहा गया कि आने वाले समय में अगर संसाधन रहे, रिसोर्सेज रहे तो इसे पूरी तरह से कंपल्सरी बनाया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही दुख का विषय है कि 1955 से लेकर आज तक इसे कुछ राज्यों को छोड़ दिया गया है तो अन्य राज्यों ने आज भी इसे कंपल्सरी नहीं बनाया। एक केस बहुत ही महत्वपूर्ण आया था इसमें, श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2012 सुप्रीम कोर्ट के 2006 सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही क्रिटिसाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि विवाह को सेक्शन 8 में जो हिंदू मैरिज एक्ट में विवाह का प्रावधान बनाया गया है लेकिन आज भी कई राज्यों ने इसे कंपल्सरी नहीं बनाया है। इस वाद में जस्टिस अरिजीत पसायत और जस्टिस एच.एस. कपाड़िया ने, जो कि 14 फरवरी 2006 को निर्णय दिया था, उसमें केंद्र सरकार की भर्त्सना की थी और कहा था कि आप जो है 3 महीने के भीतर सभी स्टेट गवर्नमेंट से कहिए कि वो विवाह को कंपल्सरी करने के संबंध में आवश्यक कदम बढ़ाए। क्यों? क्योंकि आज जो है जो तमाम ऐसे केसेस कोर्ट में आ रहे हैं जब विवाह की वैलिडिटी पर प्रश्न लग रहा है, 7 फेरे हुए हैं कि नहीं हुए, विवाह की सेरेमनीज को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, या जो सेरेमनीज प्रिस्क्राइब किया गया वही फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, इस संबंध में तमाम तरह के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। और इट इज वेरी डिफर फॉर द सुप्रीम कोर्ट इन द absence of valid document as well as the evidence. It is very difficult for the court to make the conclusion whether the marriage has been performed or not. तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अजीत प्रसाद ने कहा था कि आप जो है विवाह को कंपल्सरी करने के संबंध में आवश्यक कदम बढ़ाएं। ठीक उसी
तरह से आवश्यक कदम बढ़ाएं, जैसे कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट 1954 के में सेक्शन 16 में जो है ये कहा गया है कि कोई भी विवाह जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत किया जाएगा वो तभी वैलिड होगा जब सेक्शन 16 में बताए गए प्रोसीजर के अनुसार जो है विवाह का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। तो जब स्पेशल मैजिस्ट्रेट में विवाह को कंपल्सरी तभी किया जा सकता है जब उसका रजिस्ट्रेशन हो, तो फिर क्यों नहीं सेक्शन 8 के अंतर्गत भी हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कराया जाता है? क्योंकि विवाह के कंपल्सरी न कराने के संबंध में इसके कई इविल्स भी समाज को देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो अगर इसे विवाह को कंपल्सरी कर दिया जाता है, यानी विवाह के रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी करा दिया जाता है, तो इसके जो है मोटा मोटी 3-4 फायदे स्पष्ट नजर आते हैं। जैसे कि अगर विवाह को रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाएगा तो आपके पास एक डाटा हो जाएगा पति पत्नी का आपस में, पति पत्नी का जब डाटा एक जगह एंट्री हो जाएगा तो आप जो है बहुत आसानी से बाइगैमी या पॉलीगैमी मैरिज को रोक सकते हैं। जैसे ही कोई पति एक पत्नी के साथ दूसरी शादी करता है, आपके पास कंप्यूटर में फीड है कि ये पति की ऑलरेडी इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पर इस महिला के साथ शादी हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में बाइगैमी और पॉलीगैमस मैरिज को रोका जा सकता है। दूसरा तरह से बड़े पैमाने पर जो भारत में आज भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, यानी कि एट द टाइम द मैरिज पार्टी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड एज ऑफ 18 इयर्स फॉर द ब्राइड एंड फॉर द ग्रूम, अगर 21 का नहीं कंप्लीट होता है तो ऐसी स्थिति में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और ऐसे से उसका भी उन दोनों के बीच में विवाह संभव नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन मैरिज करने से ये जो चाइल्ड मैरिज को काफी हद तक रिस्ट्रेन किया जा सकता है। अगर विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दिया जाता है तो पत्नी के पास अगर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा तो अगर पक्षकारों की डेथ हो जाती है तो पत्नी इस आधार पर कि उसकी पत्नी है उसे मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, उसके पति की अपनी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट प्राप्त कर सकती है, बच्चों की उसकी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट मिलेगा। तो तमाम फायदे जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से हो सकते हैं। हो सकता है 1955 में ये स्थिति नहीं रही हो कि सभी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो आवश्यक प्रतीत होता हो, लेकिन आज जब भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, प्रत्येक व्यक्ति के पास पैन कार्ड है, प्रत्येक व्यक्ति के पास राशन कार्ड है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अकाउंट है, तो ऐसी स्थिति में ये कल्पना कतई नहीं की जा सकती है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन वो ना करा पाए। जब वो आधार कार्ड बना सकता है, पैन कार्ड बना सकता है, तो हर आदमी जो है अपना विवाह का रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी करा सकता है। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि नाउ टाइम हैज कम टू मेक इट आई मीन टू से अबाउट द जो मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन है उसे कंपल्सरी करने के लिए सारी राज्य सरकारों को, जब सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के भीतर सभी राज्य सरकारें इस संबंध में आवश्यक और प्रभावी कदम उठाए और कोर्ट को सूचित करें। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है कि 14 फरवरी 2006 को कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया था कि वो स्टेट गवर्नमेंट से कहे कि 3 महीने के भीतर इसे बनाए, लेकिन आज पता नहीं कितना 3 महीना हुआ। 14 फरवरी 2006 से लेकर आज 2024 में हम लोग रह रहे हैं, तो भी आज के डेट में भी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई आदेश स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया है कि इसे कंपल्सरी बनाया जाए। अब समय आ गया है कि नाउ इट इज अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव द डायरेक्शन टू द ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द इफेक्टिव स्टेप टू मेक द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। थैंक यू वेरी मच।